गुड इवनिंग एवरीवन। 2 दिनों की छुट्टी, वापस सारे लोग काम पर। सो उस दिन हम लोगों ने टाइगर के कंजर्वेशन की बात की थी। आज कोशिश रहेगी कि कम से कम 3 स्पीसीज को हम लोग कवर करके जाएं। अभी चैट आप लोगों का दिख नहीं रहा है, 1 सेकंड में वो भी दिखने लगेगा, तब मुझे ऑडियो और वीडियो के फीड का पता चलेगा। गुड इवनिंग मैसेज आ गया। ऑडियो वगैरह ठीक है? ठीक है, चलिए। सो सीधा हम लोग काम पे लग जाते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका है, ये वाला, और इसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, पीडीएफ जो मैंने भेजा है, अ, अच्छा एनबीए और एसबीबी का नहीं मिला है। चलो कल मिल जाएगा। अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि उसका क्या रीजन था, तो अगर मैंने भेज दिया होगा तो मैं रिमाइंड कर दूंगा। नहीं भेजा होगा, कहीं अगर ऐसी भी गलती हुई होगी मेरे एंड से, तो उसको भी ठीक कर देंगे। बिल्कुल वरी मत करिए। ऑल क्लियर, वेरी नाइस। हाँ, ये वाले टाइम में, 5:30 बजे वाले टाइम में मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ कि गुड इवनिंग बोलना है या गुड आफ्टरनून भी कुछ लोग बोल रहे हैं। चलिए जो भी है, दिल से बोला जाए तो अच्छा ही है। चलो, तो सर आज लिखना नहीं है क्या? लिखवाएंगे लिखवाएंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा सुनो, आज का पीडीएफ अपलोड हो चुका है। इंग्लिश में अलग अपलोड हुआ है, हिंदी में अलग अपलोड हुआ है। इंग्लिश वाले में क्रम अलग है, इन इन द वे कि इंग्लिश वाले में एनिमल्स का क्रम अलग है। चारों एनिमल्स जो कि हिंदी वाले में है वो इंग्लिश वाले में भी है, लेकिन उसका बेसिकली उसका बस जस्ट ऑर्डर अलग है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। बोर्ड पे मैंने हिंदी वाला प्ले कर किया हुआ है। बोर्ड पे हिंदी वाले को प्ले करने के पीछे रीजन ये है कि इंग्लिश में जो टर्म होंगे मैं बताता चलूंगा, लिखता चलूंगा बोर्ड पे, लेकिन एट अ टाइम अगर एक ही प्रेजेंटेशन रहे तो वो अच्छे से दिखता है। और हमेशा की तरह जो है सो इंग्लिश वाले जो टर्म्स हैं उनको मैं लिखता चलूंगा और आप लोग लिखते जाएंगे। अरे ऐसे मत बोलो कि नहीं हुआ है अपलोड। अपलोड हुआ है, फिर क्लास के कोऑर्डिनेशन टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया है। ठीक है, क्लास के कोऑर्डिनेशन टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि सर अपलोड हो गया, तब जाकर के मैं क्लास में आया हूं। और आप कह रहे हैं कि नहीं मिला है, कैसे कैसे बात कर रहे हो? ठीक है, चलो तो काम पे लग गए। सबसे पहले जो हमें करना है वो करना है भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको कि हम राजस्थान में गुडावण कहते हैं। ठीक है ना, तो उसके कंजर्वेशन को लेकर के ये एक बर्ड है, और ये बर्ड दुनिया के उड़ पाने वाले चंद बहुत बड़े बर्ड्स में से है। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया में उड़ पाने वाली जो सबसे बड़ी बर्ड है वो है सारस क्रेन। ठीक है, सारस जिसको आप धान के खेतों में देखते हैं। अगर आप बिहार यूपी के हैं और धान के खेतों को आप देखते हैं, जब धान थोड़ा ग्रो कर जाता है और उसके बाद भी अगर आप धान के खेतों को देखेंगे तो धान के खेतों में सारस क्रेन आता है। और सारस क्रेन की जहां तक बात है तो वो दुनिया में उड़ पाने वाला सबसे बड़ा बर्ड है। ऐसे ही एक बड़ा बर्ड हमारा गोडावण भी है। और सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि ये बहुत बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड है, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और WWF का मानना है कि पूरे वाइल्ड में आज की डेट में तकरीबन 150 बर्ड बचे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 150 से कम बर्ड बचे हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 150 से 200 के बीच का नंबर है। लेकिन अगर किसी एक स्पीसीज के 150 से 200 मेंबर बचे हुए हैं, यू कैन इजिली इमेजिन कि वो स्पीसीज अच्छे हालत में है नहीं। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में जो वाइल्ड स्पीसीज पाई जाती हैं उनमें से इतनी हाई प्रायोरिटी स्पीसीज क्या कोई और भी है, तो सोच पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कि इतनी हाई प्रायोरिटी कोई और स्पीसीज है जितनी की हाई प्रायोरिटी ये है, क्योंकि
बहुत ही ज्यादा अगर देखें तो ये संकटग्रस्त है, एकदम एक्सटिंक्शन के कगार पे है। बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट में गोडावन के संरक्षण और इसके कैप्टिव ब्रीडिंग वगैरह को लेकर के मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला हाल ही में कि एनिमल्स को हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से हम एनिमल्स को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, जो उनका एक स्वाभाविक राइट है एग्जिस्ट करने का, वजूद में रहने का, हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्ट्रॉन्ग टिप्पणी की है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अर्जी दी थी और उसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें जो है सो कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को अलाउ किया जाए, क्योंकि फिलहाल जो है सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए वो चीजें जो हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि डेवलपमेंटल हैम्पर हो रहा है। तो वगैरह वगैरह ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी की क्लास में, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, भारत में उसके संरक्षण पे, और तो ये रहा हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देख करके थोड़ा ऐसा दिखता है। आज के वाइल्ड लाइफ में सिर्फ इसी का एक फोटो हमने रखा है, इसलिए कि जो लोग राजस्थान के नहीं हैं या जिन लोगों ने कभी इसको नहीं देखा हो, कम से कम एक फोटो देख करके आप मेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है वो बर्ड जिसके की संरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वापस आ जाएं। चलिए, अब कुछ कुछ चीजों को मैं मार्क कर रहा हूं, और जिन चीजों को मैं मार्क करूं, आज लिखवाने का काम नहीं होगा सर जी, नहीं, लिखवाने का काम नहीं होगा। मतलब ऐसे जितना कि हमने टाइगर में लिखा है, तो उसको उतना लिखने का काम यहाँ पे नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर बहुत कम स्पीसीज को हम टच कर पाएंगे। टाइगर में इसलिए किया था क्योंकि वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है। यहाँ पर जो पीडीएफ है वो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से दिया है, ऐसा कि वो मेरे क्लास नोट की तरह लगे। और अगर पीडीएफ का प्रिंट निकलवा चुके हैं तो उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं अगर निकलवाए हैं तो भी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि आप अपने नोटबुक में उन सारी चीजों को जिसको कि हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जिसको कि हम लिख रहे हैं, तो अपने नोटबुक में उन सारी चीजों को आप लिख लें। सर और कितनी क्लास बाकी है? अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रीलिम और मेंस दोनों का होगा। और दूसरा ये कि आपके प्रीलिम के कम से कम, मैं अगर हिसाब लगाऊं तो आपके प्रीलिम के कम से कम 3 हफ्ते पहले आपकी क्लास में वाइंड अप कर, ठीक है। तो अभी इसको हम क्लियर कर दें कि ये क्लियर हो गया कि और कितनी क्लासेस होंगी। इसको हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, इसको हिंदी में गिद्ध नहीं बोलते। राजस्थान में इसका लोकल नाम है जिसको कि हम गोदावन कहते हैं। ठीक है, हिंदू में एडिटोरियल आया था, आई नो कि हिंदू में इसका एडिटोरियल आया था। ठीक है, लेट अस नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो क्या है, कलर थोड़ा सा लाइट सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षियों में से ये एक है। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन है उड़ने वाली पक्षी में? सारस। इसको इंग्लिश में हम सिंपली SARAS ट्रेन कहते हैं। कई किताबों में आप देखोगे SAARAS और ट्रेन कहते हैं। आज क्लास के बाद आप गूगल पे
ये सर्च करेंगे। वैसे यहां भी अगर मैं टाइप कर सकूं, ये रहा हमारा सारस क्रेन। ठीक है, तो सारस क्रेन आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। ये है सारस क्रेन, और इस तरह से ये थोड़ा सा ये वेटलैंड टाइप का एक बर्ड है। ठीक है, बगुला भी कहते हैं। नहीं, बगुला थोड़ा अलग है सर। वन्य जीव संरक्षण में टाइगर ही लिखवाएंगे। सोनल, कल से मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूं और एकदम भर भर के लिखवाऊंगा, चलेगा ना सब लोगों को? सारस मेरे गांव में आता है। अच्छा, ये कैसा आइडिया है कि कल से मैं पीडीएफ पे मेहनत करना बंद कर दूं? मेरी भी आंखें थक जाती हैं। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन देखता हूं, टाइप करता हूं, तो वो सब बंद कर देता हूं। कल से बस लिखवाते हैं, और जब कोर्स खत्म होना होगा तो होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास मैं ही लूंगा। हंस नहीं कहते हैं। नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि टाइगर पे ही लिखवाएंगे, बाकी पे नहीं लिखवाएंगे, तो मैंने सोचा कि लिखवा ही दूं। मैं दो दो मेहनत क्यों करूं, है ना? मैं दो दो मेहनत क्यों करूं? आराम से ये चलने देता हूं, जुलाई वुलाई तक खत्म हो जाएगा लिखवाते लिखवाते। मतलब मैं जितना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जो है इन चीजों को, थोड़ा सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को लेकर के जितना आप गंभीर हो जाएं, उतना आप लोग जो है सो मेरे जोश को क्लास में आते ही ठंडा कर देते हैं। कोई बात नहीं, अभी सोचिएगा कि किसका नुकसान हो रहा है। फिलहाल मैं काम पे लगता हूं। ठीक है, तो दुनिया में उड़ पाने वाली चंद बहुत बड़े बर्ड्स में से इसका नाम आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एक वक्त था कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह जो है सो ये ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। आज की डेट में पाकिस्तान का तो नाम भी लेना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, वो मतलब मुझे बुरा लगता है, क्योंकि अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या इतनी कम हुई है, मैसेज भेजना बंद करो, चुपचाप पढ़ना शुरू करो आप लोग। ठीक है, अब कोई भी कमेंट आप लोग बंद करो, तब पढ़ाई होगी। ठीक है, सारे लोग मैसेज बंद करो। तो एक वक्त था कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही ग्रासलैंड में ये पाया जाता था। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई, और वो बुरी हालत हुई शिकार की वजह से। पाकिस्तान में इसका हंटिंग बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान में इट इज इन वेरी लेस नंबर, और उसका कारण क्या है? और इन चीजों को लिखते रहोगे आप मेरे साथ। उसका कारण है कुछ और नहीं बल्कि हंटिंग। ठीक है, और इंडिया में एक वक्त था कि ये राजस्थान में था, गुजरात में था, और महाराष्ट्र में था। और अब कहां है? मोस्टली ये राजस्थान में है। नोटबुक में इन चीजों को आप लिखते रहिएगा। हम क्या अब बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज की डेट में वेरी लेस नंबर है। कारण है पाकिस्तान में इसका हंटिंग होना। ठीक है,
दूसरा क्या है, भारत में एक वक्त था कि जब ये 3 स्टेट में पाया जाता था, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलो कुछ चीजों को अब मैं क्लियर कर रहा हूं। अब हम राजस्थान की अगर बात कर लें, राजस्थान की अगर बात कर लें तो आज की डेट में राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है और राजस्थान में इसके कंजर्वेशन के लिए काफी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब हम आते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, NIGRICEPS, ये इसका साइंटिफिक नेम है। पूरी दुनिया में इसकी संख्या आज की डेट में 200 है, नॉट मोर देन 200। सर इसको कैसे लिखें? नोटबुक पे लिखें आप लोग, इसको आप लोग नोटबुक पे लिखें। और यूपी वगैरह में नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा इस चीज को लेकर के क्लियर रहिएगा। वंस इन अ वाइल हरियाणा में इसकी साइटिंग हुई है, ठीक है ना? वंस इन अ वाइल हरियाणा में इसकी साइटिंग हुई है, कुछ साइटिंग गुजरात में भी हुई है, लेकिन जो मेन है ये राजस्थान। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पूरी दुनिया में इसकी संख्या है 200 के आसपास। हाइट लगभग 1 मीटर की होती है और अगर ये पंख फैलाए, ठीक है, ऐसे पंख फैलाए तो ये 2.5 मीटर का ये पंख होता है। पाकिस्तान में हंटिंग, हंटिंग मतलब शिकार होता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में हाँ 200, पूरे वर्ल्ड में 200 है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि जब ये पूरा पूरा पंख फैलाएगा तो 2.5 मीटर का तो बड़ा बर्ड होता है। 1 मीटर मतलब आप ऐसे देखो, ये 1 मीटर हुआ, जो जो कि पूरे इसमें आ भी नहीं रहती। ये 1 मीटर है और विंग फैलाएगा तो 2.5 मीटर के आसपास। हेडिंग लिख दो इंट्रोडक्शन, प्रश्न इंट्रोडक्शन लिख करके लिख दो बस। चल IUCN के रेड लिस्ट में, अच्छा ये अभी आप लोगों को दिख रहा है क्या, या इसको थोड़ा बड़ा करें तब ज्यादा बेहतर दिखेगा? ये विजिबल है, ये फॉन्ट इस साइज का? चल ठीक है।
चल, IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये CR है। इसका मतलब होता है विलोपन से सबसे पास, क्लोजेस्ट टू एक्सटिंक्शन। ये सब चल रहा है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इसका जो ज्योग्राफिकल रेंज है वो इंडिया और पाकिस्तान है, लेकिन आज की डेट में इंडिया इसका मेजर हैबिटेट है। इसका मेजर हैबिटेट इंडिया है। विंग स्पैन का मतलब पंख फैलाव, एग्जैक्टली। अब हम आते हैं इंडिया में इसके रेंज के राज्य क्या क्या हैं। ऐतिहासिक रूप से इतने सारे राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब इसके हिस्टोरिक रेंज में आते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या राजस्थान में है, और उसके बाद कुछ गुजरात में साइटिंग होती है, कुछ महाराष्ट्र में साइटिंग होती है, अगर हम आज की डेट की बात करें। ऑलराइट, तो याद रखिएगा पीटी में भी पूछा जाए कि रेंज स्टेट क्या क्या है, तो रेंज स्टेट का नाम आपको याद होना चाहिए। और प्लीज आपस में बात ना करें आप लोग, और क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी बातें नहीं दिख रही हैं तो वो नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आज की डेट में सबसे मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान में है, गुजरात में इसकी साइटिंग होती है, महाराष्ट्र में इसकी साइटिंग, ठीक है। विलोपन के सबसे पास का मतलब है कि अब अगर इसकी स्थिति में हम सुधार नहीं करते हैं तो इसके विलुप्त होने से इसको कोई नहीं रोक पाएगा। विलोपन के पास होने का मतलब यही होता है। अब हम आते हैं इसके संरक्षण की स्थिति पर। तो वन्य जीव संरक्षण की जो अनुसूची 1 है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जिसको की प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो वो अनुसूची 1 में है। इतना ही नहीं, जो साइट्स की ट्रीटी है, साइट्स की ट्रीटी में भी ये अनुसूची 1 में ही आती है, ठीक है। तो चाहे वो साइट्स की ट्रीटी हो या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो, दोनों में ही ये एकदम टॉप प्रायोरिटी में आता है, और आना भी चाहिए। अगर इतने कम संख्या वाले वर्ड को आप टॉप प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं तो शायद ही आप किसी और को टॉप प्रायोरिटी में रख पाएंगे। तो अगर हम यहां देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है। इसका मतलब है कि ये सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त है। मैक्सिमली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे कि हेडिंग क्या होगी,
तो हेडिंग यहां पर होगी सुरक्षा की स्थिति, कि इसके सुरक्षा की क्या स्थिति है। ठीक है, पीडीएफ प्रिंट कराना होगा कि नहीं कराना होगा वो बाद की बात है। पहले ये सब कुछ जो हम लोग लिख रहे हैं उसको आप लोग मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम आते हैं साइट्स पे। सर ये पीडीएफ में लिखा होगा, पीडीएफ में बिल्कुल है, लेकिन ये अगर आप लिख लोगे तो इससे आप ज्यादा बेहतर रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो लिखना कंपलसरी नहीं है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। कितना लिख लोगे तो एक बार में 5 मिनट में ये स्पीसीज रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। साइट्स में कहां पर है, वहां पे भी परिशिष्ट एक में ही है। तो इसका मतलब है कि इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है पूरी रोक लगी हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड इज टोटली बैन। अब इसके बाद आते हैं सीएमएस। सीएमएस का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, सीएमएस को क्या कहते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो बेसिकली सीएमएस जो है, सीएमएस एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो कि उन एनिमल्स को प्रोटेक्शन देती है जो साल के किसी एक खास वक्त में वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में माइग्रेट करते हैं तो उनको हम सीएमएस के तहत कवर करते हैं। सीएमएस का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं बॉन कन्वेंशन, BONN। बॉन जर्मनी में है, तो बॉन कन्वेंशन इज द अदर नेम ऑफ सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पीसीज माइग्रेट करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है, और उसके भी परिशिष्ट एक में है जहां पर सबसे ज्यादा इसको संरक्षण है। इसका मतलब है कि दुनिया के जिन देशों से होकर के ये गुजरता है, हर देश जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रेंज में आता है, माइग्रेशन रेंज में आता है, और जिसने सीएमएस की सदस्यता ली हुई है, वो हर देश की ये जिम्मेदारी पहुंचती है कि वो इसको पूरे तरह से प्रोटेक्शन दे जो वो दे सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। और फिर हमने ये किया था वन्य जीवों के आवासों की एकीकृत योजना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, याद है? इसी के तहत हमने ये किया था, प्रजातियों के रिस्टोरेशन के कार्यक्रम के बारे में हमने बात की थी, प्रजाति पुनर्स्थापन कार्यक्रम की बात की थी, और उसमें हमने देखा भी था कि कौन कौन सी स्पीसीज वहां पर शामिल हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में भी इसको शामिल किया गया है, पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में भी ये शामिल है। तो अगर सारी चीजों को अब अगर हम ऑर्गेनाइज करके देखें तो ये स्पीसीज के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में भी है, ये सीएमएस में भी है, ये साइट्स में भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी है। जितने तरह से आप इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं वो सारे प्रोटेक्शन ऑलरेडी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पास है। अब सवाल उठता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इतना संकट आखिर हुआ कहां से?
पाकिस्तान में शिकार होता है, बात समझ में आ गई। हमारे देश में क्या हमने कुछ ऐसा किया है जिससे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नुकसान पहुंचा हो? एग्जैक्टली सबसे पहले कि जब ये महाराष्ट्र में, आंध्र में, तेलंगाना में देखा जाता था, पाया जाता था, तो उस वक्त यहां भी उसका शिकार तो हुआ है। आज की डेट में अब वहां पाया नहीं जाता है तो आप शिकार क्या ही करेंगे, लेकिन एक वक्त में देखा जाता था, पाया जाता था, और उस वक्त हमारे देश में भी शिकार होता था। शायद पाकिस्तान में ज्यादा होता हो, हमारे यहाँ कम होता हो, लेकिन शिकार हमारे देश में भी होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि धीरे धीरे ग्रासलैंड हमारे कंट्री में सिमटते चले। ठीक है, धीरे धीरे ग्रासलैंड हमारे कंट्री में सिमटते चले गए। काफी ग्रासलैंड पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ लगा दिए, ऐसा सोच करके कि ग्रासलैंड का क्या ही करना है, पेड़ लगाओगे तो देश में फॉरेस्ट का कवर बढ़ेगा। तो ये सोच करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ग्रासलैंड को फॉरेस्ट लैंड में कवर करने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाए। अब हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो ग्रासलैंड की स्पीसीज ठहरा, उसको फॉरेस्ट समझ में नहीं आता। तो कई बार अच्छे इंटेंशन से किया हुआ काम भी अच्छा ही निकले जरूरी नहीं है। तो ये एक दूसरा रीजन। तीसरा रीजन कि ग्रासलैंड को हमने खेती के लिए भी डाइवर्ट किया। ठीक है, और अगला रीजन ये भी है कि बहुत सारे ग्रासलैंड को आज हमने सोलर फार्म बना दिया है, या फिर हमने जो है सो विंड फार्म बना दिया। ये सब कुछ और कारण रहे जिसकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पर्यावास क्षेत्र घट। इतना ही नहीं बल्कि विंड मिल्स, जो पवन चक्कियां होती, तो विंड मिल्स के पंखों से टकरा के भी बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हुई है। और ये जो स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का ठीक ठाक यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर हाई टेंशन एंड हाई वोल्टेज लाइंस बहुत हैं। हाई वोल्टेज लाइन से भी टकरा करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मौत हुई है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नेग्लेक्ट हमने किया, और उसकी वजह से इसका जो नंबर है वो इस कदर गिरा है। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स को यहां पर एक फ्लो चार्ट के रूप में लिख दें, फिर हम वापस आ जाएंगे यहां पर। भारत में संकटग्रस्त होने के कारण एक मिनट रुक जाए। मैं वैसे इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं। तो कुछ राज्यों में इसका शिकार हुआ है। हंटिंग इन सम स्टेट्स,
ये क्या हुआ? तो सबसे पहला रीजन है हंटिंग इन सम स्टेट्स, ठीक है ना। कुछ राज्यों में शिकार, दूसरा घास के मैदानी क्षेत्रों की कमी। क्या क्या हुआ है यहां पर? कृषि, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, वन्यारोपण, सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट। इंग्लिश में डिक्टेट कर देंगे, ठीक है ना। फिर पवन ऊर्जा के जो संयंत्र हैं, और बिजली के तारों से पता नहीं आज क्यों हैंग कर रहा है, टकराव लिख लेना आप यहां पर, ये बस हैंग हो गया। चलो इसको मौका दिया तो ये ठीक भी हो गया। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं। तो इंडिया में इसको जो मेन थ्रेट्स हैं वो यही हैं। ये तो लिख ही लिया है, हंटिंग इन सम स्टेट्स। दूसरा जो हम लिखेंगे वो है श्रिंकिंग ऑफ ग्रासलैंड्स, श्रिंकिंग ऑफ ग्रासलैंड्स। और ग्रासलैंड क्यों श्रिंक कर रहे हैं? नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, नंबर 2 फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, नंबर 3 सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, नंबर 3 सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और ये वाला लिख लीजिएगा, कोलिजन विद power transmission lines, collision with power transmission lines and windmills, power transmission lines and windmills। मेन नोड से एग्जिट करना है ताकि हम लोग पीसी वाले मोड में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया। पीडीएफ में जो स्पीशीज दिए हैं सब याद करना है, सैफ पूछ रहे हैं, उतना ही नहीं बल्कि जो कल वाले पीडीएफ में होंगे वो भी याद करना है, मतलब करना है।
चलो, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये हमने पहले ही लिख लिया है कि राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है, ठीक है। वन्यारोपण का मतलब है फॉरेस्ट डेवलपमेंट। यस। अच्छा, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं और आपको पता है ना कि हर चीज को कोऑर्डिनेटर्स देख रहे होते हैं। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन आप लोग खुद से इसको बंद करा देंगे और फिर सारे लोग पढ़ाई करने लग जाएंगे। 2012 में राजस्थान ने इस पर एक संरक्षण की परियोजना शुरू की। 12 साल हो गया कि 2012 में, लिख लीजिएगा, 2012 में राजस्थान ने संरक्षण की परियोजना शुरू की और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संरक्षण में हमने क्या क्या किया है। नहीं, मैं चैट ऑफ नहीं कराना चाहता, उससे काफी लोगों का नुकसान है। संरक्षण के मुद्दे, शिकार, बातचीत हो गई है संरक्षण के मुद्दों की, ठीक है। शिकार पाकिस्तान में अभी भी प्रचलित और भारत में भी कुछ हद तक, अपनी गलती कम मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो कह दिया कि भाई पहले जहां पे पाए जाते थे वहां पर होता था शिकार, अब जहां पाए जाते हैं लोग काफी समझ गए हैं और लोग काफी इसको कंजर्व कर रहे हैं, और जिसमें सच्चाई भी है। लेकिन पाकिस्तान से उम्मीद नहीं कर सकते आप कि वो लोग सेंसिबल होंगे। फिर है आवास की हानि, ठीक है। आवास की हानि में जाहिर है कृषि का विस्तार, सिंचाई, सड़क, बिजली के खंभे, खनन, औद्योगिकरण वगैरह। फिर हाई टेंशन बिजली के तारों से टक्कर, जो मैं कह रहा था पावर ट्रांसमिशन लाइन से इनकी जो टक्कर होती है। तो आप ये मेन पॉइंट्स लिखते चले जाएगा कि संरक्षण के मुद्दे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्या था, शिकार। दूसरा, आवास हानि और परिवर्तन। तीसरा, हाई टेंशन तारों के साथ टकराव, जो कि हमने लिख लिया है, तो इसको रिपीट ना भी करें तो चलेगा। फिर उसके बाद अन्य खतरे, जैसे चूंकि ये बर्ड काफी बड़ा है तो तेज गति से चल रहे जो वाहन हैं वो भी, कई बार गांव वगैरह के आवारा कुत्ते जो होते हैं वो भी इन पर हमला बोल देते हैं, ठीक है। इस बर्ड का इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, देखो ये बर्ड जो है ग्रासलैंड में एक टॉप प्रेडेटर के लेवल पे आती है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर शायद ही कोई प्रेडेटर राजस्थान के एरिड ग्रासलैंड में होता है। तो ये बहुत सारे छोटे 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 कीड़ों को, और खेतों में जो बहुत सारे अनवांटेड ये होते हैं छोटे एनिमल्स जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको ये खत्म कर देता है। तो इन दैट वे ये काफी हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही साथ जो है सो डाइवर्सिटी अपने आप में एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार आपको डायरेक्टली उससे बेनिफिट नहीं भी है, लेकिन एक बार जब आप उसको जाने देंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो जरूरी था, राइट। तो ये चीज है संरक्षण के प्रयास। तो हमारे देश में ये चल रहा है। सबसे पहले एक हेडिंग बना लीजिए, संरक्षण के प्रयास। और मेनली हमारे देश में यही चल रहा है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो हमारे देश का जो मेन प्रोजेक्ट है वो यही है, और मेनली ये राजस्थान में शुरू किया गया था। लेकिन यह भी कहा गया था कि जहां जहां दूसरे स्टेट को भी सपोर्ट की जरूरत होगी उनको वो सपोर्ट दिया जाएगा। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो पर्यावरण और वन मंत्रालय से आ रहा है। और दूसरा कि इसको भी बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जितना कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, जहां पे सेंटर एक बहुत बड़े भार का वहन करता है। तो उस तरह से इस प्रोजेक्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। तो कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब यह होता है कि हम किसी भी एनिमल को पहले अपने संरक्षण में रखते हैं और उस संरक्षण में रखते हुए उसको हम प्रजनन करने का अवसर देते हैं। उससे क्या होता है कि नेचर में इसके जितने बायोलॉजिकल एनिमीज हैं, जो एक इसके जितने नेचुरल एनिमीज हैं, उन नेचुरल एनिमीज से इसका बचाव भी हो जाता है।
और नेचुरल एनिमीज से बचाव के साथ साथ इसकी संख्या धीरे धीरे रिस्टोर होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कम से कम 2 स्पीसीज के लिए हमने बहुत अच्छे से कैप्टिव ब्रीडिंग को लागू किया है। एक गंगा नदी के घड़ियाल पे और दूसरा गिद्धों पे। दोनों के लिए हमने भारत में कैप्टिव ब्रीडिंग की थी और कैप्टिव ब्रीडिंग से इन दोनों के नंबर को हम काफी हद तक बचा पाए और जब नंबर बढ़ गया तो उसको हमने इकोसिस्टम में फिर रिलीज कर दिया। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत भी कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए सुविधा क्रिएट की गई, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा यहां पर अगर हम पूछें कि क्या बहुत ज्यादा सफलता मिली है तो बहुत ज्यादा सफलता अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली है। ठीक है, हर एनिमल कैप्टिव ब्रीडिंग के प्रति एक जैसा रिस्पॉन्ड करे ये मुमकिन है नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैप्टिव ब्रीडिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाया है। खैर आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। तो इन स्टेट को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को। और इनको कहा गया है कि आप दीर्घकालिक तरीके से संरक्षण के प्रयास करें, लेकिन सच्चाई यही है कि इन स्टेट में राजस्थान को छोड़ करके किसी के पास भी वायबल पॉपुलेशन नहीं। वायबल पॉपुलेशन जो है, एक ऐसा पॉपुलेशन जो अपने आप को मेंटेन कर सके, तो वो वायबल पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ राजस्थान के पास है। तो मेनली अगर आप पूछिए तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में चल रहा है। राजस्थान और इंडिया दोनों का ईयर सेम इसलिए है कि सेंटर ने ही शुरू किया था और मुख्यतः राजस्थान में ही चल रहा है। स्वाति पूछ रहे इसका हंटिंग क्यों किया जाता है? हंटिंग लोग इसको खाने के लिए करते हैं। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क 1980 में थार रेगिस्तान के एरिया में नोटिफाई होता है। ठीक है, और डेजर्ट नेशनल पार्क को आज की डेट में डेडिकेट किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए। तो ये जो है जीआईबी के संरक्षण को समर्पित, डेडिकेटेड टू जीआईबी कंजर्वेशन। सर ये सब इंग्लिश के पीडीएफ में भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। दोनों में सिर्फ लैंग्वेज का ही फर्क होगा ना, कंटेंट का तो फर्क होगा नहीं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो जीआईबी के संरक्षण के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो है ये 35 से 40 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का यही एक पर्यावास है। इतनी कम संख्या है, इसमें भी क्या हंटिंग होता होगा। देखो सच्चाई यही है ना कि बेवकूफी के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता हमारे देश में, और हमारे देश में क्या दुनिया में कहीं भी बेवकूफी के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए बेवकूफ हमेशा ही एकदम स्वच्छंद रूप से बेवकूफी दिखाते हैं। ठीक है, एक बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है हमारे कंट्री में, जो कि WWF इंडिया जो है भारत सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहा है। ठीक है, सो WWF इंडिया इसका एक भागीदार है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाहिर है कि अपना प्रोजेक्ट चला रही है। WWF उसमें मेनली टेक्निकल एक्सपर्टीज लेकर आती है। WWF का एक बहुत अच्छा बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है टेक्निकल कंसल्टेंसी देने में, बहुत तरह तरह के कंजर्वेशन प्रोग्राम में, और दुनिया के बहुत सारे देशों में। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद WWF जितने करीब से गवर्नमेंट्स के साथ काम करता है, और सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी, वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। और इस प्रोजेक्ट में WWF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। राइनो में भी WWF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और WWF आज की डेट में स्नो लेपर्ड में भी साथ में कोलैबोरेट कर रहा है। तो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं
जहां पर WWF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहा है। याद रखिएगा 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, स्नो लेपर्ड है और राइनो है। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये मत बोलिएगा कि सर ने बताया नहीं था, ये हो सकता है कि आपने लिखा नहीं था, तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, लिख लीजिएगा कि इन 3 संरक्षण परियोजनाओं में WWF इंडिया भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। पहला GIB संरक्षण, दूसरा राइनो संरक्षण, गेंडों का संरक्षण, और तीसरा स्नो लेपर्ड का संरक्षण, हिम तेंदुए का संरक्षण। और जाहिर है कि ये संरक्षण प्रजनन जो कि जून 2019 में जैसलमेर में, कहा, वही डेजर्ट नेशनल पार्क में स्थापित किया गया। हालांकि नोट्स में मैंने नहीं दिया है, लेकिन कोई बहुत उल्लेखनीय सफलता भी नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन कोई बहुत उल्लेखनीय सफलता यहां पर मिली नहीं है। रिपीट कर दीजिए, शशांक WWF IUCN का भाग नहीं है, WWF अलग है, IUCN अलग है। निकिता कह रही है रिपीट करने के लिए, वर्ड बाय वर्ड नहीं कर रहा हूं, बस थीम बता देता हूं कि WWF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और राइनो के कंजर्वेशन के बारे में काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया। तो ये था हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के जो भी हमारे पास सीखने लायक था। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं। अब आ गया हमारा दूसरा टॉपिक, लायन का कंजर्वेशन हमारे देश में, ठीक है। तो लायन के कंजर्वेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दुनिया में 2 तरह के लायन होते हैं, एशियन लायन, अफ्रीकन लायन। और एक ऐसा जू मैंने देखा है जहां पर एक हिस्से में एशियन लायन को रखा गया था, बड़े एरिया में, ठीक है, और कटीले तार वगैरह थे, मतलब काफी सेफ था। और एक दूसरे हिस्से में थोड़ी दूरी पर अफ्रीकन लायन थे। तो जो डिफरेंसेस मैंने देखे उस जू में, वो जू भी इतना बड़ा कि उसको घूमने में 2 दिन का वक्त लगा, लेकिन खैर, तो वो जू कम बोटेनिकल गार्डन है। तो वहां पर जो कुछ डिफरेंसेस मैंने देखे, एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन, जो कि हैं लायन की ही 2 उप प्रजातियां। अभी हमने टाइगर में देखा था ना, उप प्रजातियों की बात हमने करी थी, तो इसी तरह से ये लायन की 2 उप प्रजातियां हैं, ठीक है। सर वो वाला कहाँ का जू है, नाम बताइए। अरे नाम में क्या रखा है बता भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर, तो ये जो मैंने देखा वो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि सबसे पहली बात क्या है कि अफ्रीकन लायन जो हैं वो एशियन लायन से बड़े दिखते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी की लेंथ बड़ी होती है और थोड़े मोटे होते हैं, मतलब अगर हिंदी के सही वर्ड का मैं इस्तेमाल करूं, थोड़े बलिष्ठ दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर एटलीस्ट बोलने में तो शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल मत कीजिए, हे भगवान, और शुद्ध हिंदी कैसे, मैं कहां से सीखूं, कुछ सोर्स तो मुझे बताओ आप लोग कि अशुद्ध हिंदी मैं कहां से सीख लूं। देखो, शुद्ध का मतलब शुद्ध होना चाहिए, बस। शुद्ध का मतलब ये नहीं होता कि संस्कृत वाली हिंदी में बोलता हूं, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता, मतलब काश मुझे आती, ठीक है। काश मुझे आती, लेकिन नहीं आती है संस्कृत वाली हिंदी। चलो, तो सबसे पहली बात क्या है, सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो अफ्रीकन लायन जो है वो बड़े होते हैं, लेंथ उनकी बड़ी होती है। और दूसरा क्या होता है, कहां है सर ये जू, चलो भाई लास्ट में बताएंगे, पूरी लाइन ढंग से सुनोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद जो है सो बड़ा
चौड़ा तो बलिष्ठ हो गया। उसके बाद गर्दन के बाल, गर्दन के जो बाल होते हैं उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेन, M-A-N-E, M-A-N-E, मेन कहते हैं इसको। ठीक है, जो ये लायन के, लायन खतरनाक दिखना चाहिए, मेरा लायन खतरनाक ही नहीं बन रहा। ये खतरनाक तो कतई नहीं दिख रहा, ये बड़ा शरीफ लायन दिख रहा है, इंडियन लायन है ये बेचारा। ठीक है तो ये जो है ना, जो मेन होता है अफ्रीकन लायन का बहुत बड़ा मेन होता है। ठीक है, अफ्रीकन लायन का बहुत बड़ा मेन होता है, जबकि दूसरी तरफ जो एशियन लायन होते हैं उनका मेन छोटा होता है। किरण लग रहा है, चलो इसको हटा ही देते हैं, सही में मुझे भी ये कन्विंसिंग लाइन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा ये होता है। तीसरा क्या होता है कि जो हमारे एशियन लायन होते हैं ना, वो एशियन लायन की जो पूंछ होती है वो बॉडी के तुलना में थोड़ी, कह लो कि लगभग बॉडी लेंथ की 60 to 65% लंबी पूंछ होती है। जबकि अफ्रीकन लायन की पूंछ देखोगे तो बॉडी बड़ा होता है लेकिन बॉडी का लगभग 50% की पूंछ होती है। और लास्टली एशियन लायन के पेट पे, ठीक है ना, एक ढीली स्किन का एरिया होता है एशियन लायन के पेट पे। ठीक है, वो आपको देखने का मौका नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने लायन को पढ़ा है तो वो कहते हैं कि उनके पेट पर एक ढीले स्किन का एक फोल्ड सा बना होता है। तो ये सब है, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि आप देख करके ही एशियन और अफ्रीकन लायन के बीच में फर्क कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये, और उनका जो मेन है वो भी बड़ा होता है, तो ये दोनों चीज से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं लायन के इंडिया में कंजर्वेशन, इंडिया में क्या स्थिति रही उसकी बात करते हैं। तो अगर हम लायन की बात करें तो एक वक्त था जबकि पूरे इंडिया के सेंट्रल और उत्तरी मैदानी हिस्सों में लायन पाया जाता था, पूरे भारत में। ठीक है, मैदानी हिस्सों में और सेंट्रल इंडिया में आप लायन को पाते थे। इतना बड़ा रेंज होता था लायन का। और धीरे 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 मेनली शिकार की वजह से और दूसरा अपने पर्यावास के नष्ट होने की वजह से लायन की संख्या कम होती चली और लायन का पर्यावास क्षेत्र भी सिमटता चला गया। 1940 का वक्त था जब लायन पूनो पालपुर में था और गुजरात के गिर फॉरेस्ट एरिया में था। और 1950-52 आते आते वहां पे कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में एक भी लायन नहीं बचा। कूनो पालपुर में एक भी लायन नहीं बचा। और रही बात इसकी गिर की, तो गिर में ठीक ठाक लायन बचे हुए थे। ठीक है, गिर में ठीक ठाक लायन बचे हुए थे, तो एक ही पर्यावास क्षेत्र में लायन बचा। तो आखिर वो क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से लायन की संख्या कम होती है हमारे कंट्री में? शिकार और हैबिटेट को श्रिंक होना। हैबिटेट अर्बनाइजेशन की वजह से श्रिंक हुआ, कल्चर की वजह से श्रिंक हुआ, माइनिंग और डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से श्रिंक हुआ। धीरे धीरे लायन के शिकार पर, हालांकि हमारे देश में तब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था, बावजूद उसके लायन के शिकार पर एक रोकसी लग गई। अब लोग लायन का शिकार नहीं। और जो पहले मैं बता रहा था एक दिन कि जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे, जो कि एक जमाने में इस बात पे काफी उनको गर्व था कि वो लायन के हंटर हैं, उन्होंने लायन की हंटिंग छोड़ दी। और लायन की हंटिंग ही नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने कहा कि जूनागढ़ के इलाके में कोई भी लायन की हंटिंग। और धीरे धीरे ये जो है चलता रहा। आजादी के बाद लायन के कंजर्वेशन का एक लोकल प्रोग्राम जो है वो हमने 1960s के दशक में शुरू कर दिया था, क्योंकि अब लायन सिमट के सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट एरिया में ही था, तो वहीं पे प्रोजेक्ट चलाने का मतलब था, तो वो सब हमने किया। लेकिन इंडिया के संरक्षण प्रयासों में ये
चंद उन एग्जाम्पल्स में से है जो बेहद सक्सेसफुल रहे। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 60 के दशक में, तो इंडिया में कुछ 150 से 200 लाइन बचे हुए थे बस। आज की डेट में इंडिया में लगभग 670 लाइन है। और गौर करिएगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ गिर फॉरेस्ट एरिया है, और गिर फॉरेस्ट एरिया के जो आसपास के जो सेंचुरी हैं, मिटियाला है, पानिया है वगैरह, तो दुनिया में अगर एशियाटिक लायन आपको वाइल्ड में देखना है आमने सामने, ठीक है, तो बस यही चंद फॉरेस्ट हैं। और उन तमाम फॉरेस्ट को एक साथ में हम क्या कहते हैं? ऑल कहते हैं। ये लिखवाया है इसी क्लास में, ALL, एशियाटिक लायन लैंडस्केप। तो ये सब इसी एरिया में पाए जाते हैं। आज की डेट में लायन पे कोई खतरा है क्या? ठीक है, आज की डेट में लायन पर कोई खतरा है क्या? लायन पे आज भी कुछ खतरे तो हैं, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है? अच्छा, कोई क्लास आप लोग की चल रही है। अगर कोई क्लास चल रही है तो या तो इस क्लास के आखिरी आधे घंटे को वीडियो में देख लेना, या उस क्लास के शुरुआती आधे घंटे को वीडियो में देख लेना। उसके लिए ज्यादा तनाव मत लो, तनाव से कोई हल तो होगा नहीं। खैर, तो आज की डेट में लायन पे क्या क्या खतरे हैं? लायन के पास जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि जो एशियाटिक लायन लैंडस्केप है, आसपास में ढेरों गांव हैं, और ढेरों गांव हैं तो उसकी वजह से लायन और मवेशियों के बीच में कई बार इंटरैक्शन हो जाता है, जबकि लायन मवेशियों को मार देता है। और कई बार मवेशियों के मारने के बाद जो है रिटेलिएटरी किलिंग हो जाती है। मतलब लायन को लोग जहर दे देते हैं, मतलब कि जिस मवेशी को मारा, लोग डेड बॉडी को नहीं हटाएंगे और वहीं पे वो कोई पेस्टिसाइड वगैरह ऐड कर देंगे। अगले दिन जब लायन उसको खाने आएगा तो लायन उस जहर की वजह से, या लायन जहां पे आमतौर पे पानी पीने जाते हैं वहां पे पेस्टिसाइड वगैरह डाल देते हैं, तो एक साथ कई लायन की मौत हो जाती है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। प्लस क्या है कि वहां पे खुले कुएं बहुत सारे हैं आज भी, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्राई एरिया है तो खुले कुएं बहुत सारे हैं। तो कुछ लायन तो खुले कुओं में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। प्लस क्या है कि चूंकि तमाम लायन एक ही फॉरेस्ट एरिया में है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई बीमारी फैली तो एक ही साथ बहुत सारे लायन उस बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। अगर गॉड फॉरबिड उस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर वगैरह जैसी बात अगर हो जाए, ड्राई एरिया तो है ही, तो आप समझ लो कि कितने लायन जो हैं उससे अफेक्टेड होंगे। और यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये पिटीशन रखी गई थी कि लायन को रिलोकेट करने की अब शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि धीरे धीरे गिर में लायन की संख्या कुछ ऐसी हो गई है कि अब गिर एक तरह से भर गया है लायन से। अब इससे ज्यादा लायन वहां रह नहीं सकते कायदे से। तो हुआ कि भाई लायन को वहां से शिफ्ट कर दिया जाए गिर से। लेकिन अब उसमें जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, दो राज्य सरकारों की मंजूरी चाहिए, फिर उस तरह के कंडीशंस को आप क्रिएट कीजिए। तो उसमें कूनो पालपुर को आइडेंटिफाई किया गया कि कूनो पालपुर में गिर के अलावा जो है, कूनो पालपुर में तो लायन थे तो वहां लायन को भेज दिया जाए। लेकिन अब लगता नहीं कि कूनो पालपुर में भेजा जाएगा। वजह वजह ये कि कूनो पालपुर में ऑलरेडी चीता के कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हो गई, जिसकी वजह से बड़ा अब मुश्किल लग रहा है कि लायन का रिलोकेशन कूनो में हो पाएगा। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट लायन एक फिर से नए सिरे से 2020 में प्रधानमंत्री ने की घोषणा की कि अब ये नेशनल प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिसमें वाकई में हम लायन को कुछ नए फॉरेस्ट में भी एस्टेब्लिश करेंगे। 5-6 फॉरेस्ट उसके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनको तैयार किया जा रहा है कि वो लायन को रिसीव कर सके। तो कुल मिलाकर के लायन के कंजर्वेशन की स्थिति अच्छी है, लेकिन इसको बेहतर करने की गुंजाइश है। अब हम लोग जरा आराम से पॉइंटर्स को देख लें। यहाँ पे अब लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन पॉइंटर्स को देखने की जरूरत बिल्कुल है।
तो इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका है, ठीक है। वर्तमान में केवल भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के जो एरियाज हैं वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। सर, लायन को राजा क्यों कहते हैं जबकि उससे अधिक भी ताकतवर जानवर हैं, ठीक है। अब राजा पहलवान हो ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप खुद सोच करके देखिएगा कि राजा जो है सो एकदम पहलवान हो, बॉडी बिल्डर हो, ये कहां लिखा हुआ है। हम अगर एंशियंट इंडिया की बात करें, मेडिवल इंडिया की बात करें, तब तो राजा होते थे, है ना। अलग अलग साम्राज्य हुए और अलग अलग साम्राज्यों में राजा हुए। किसी भी राजा के आप जब गुणगान को देखेंगे तो कहीं ऐसा नहीं था कि वो बड़े बलिष्ठ थे, सबसे ताकतवर थे, वगैरह वगैरह, ठीक है। राजा कई बार दिमाग से होता है, कई बार अपने शान से होता है, ठीक है। सर, आपने सफेद बाघ को नहीं बताया। सफेद ही नहीं बल्कि भितरकनिका में काला बाघ होता है, वो भी नहीं बताया है, लेकिन चिंता मत करो, ठीक है। तो वर्तमान में केवल भारत के गुजरात राज्य के गिर में होते हैं और IUCN में एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंडेंजर्ड है, राइट। तो संरक्षण के मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ पे। अवैध शिकार बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। आवास विखंडन है, कृषि है, बांध है, सड़क वगैरह के विकास की वजह से आवास का जो है विखंडन बिल्कुल है। मानव और वन्य जीव का संघर्ष भी है। शेर पशुधन पे हमला करते हैं और ग्रामीणों के द्वारा फिर रिटेलिएटरी अटैक होता है। फिर कई बार घरेलू पशुओं से फैलने वाली बीमारियों की चपेट में लायन आ जाते हैं, जैसे डिस्टेम्पर वायरस या कैनाइन पार्वो वायरस वगैरह। फिर प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि अब सारे लायन अगर एक ही, ठीक है, सारे लायन अगर एक ही पर्यावास में है तो वहां पे कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी तो मुश्किल तो है ही वहां पर, है ना। सफेद बाघ अफ्रीका में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सफेद बाघ अफ्रीका में नहीं पाया जाता है, वो बेसिकली म्यूटेंट होते हैं बाबू, और म्यूटेंट होते हैं। और अगर हैदराबाद जाओगे तो हैदराबाद में जू में भी एक साथ 6-7 सफेद बाघों को देख लोगे, ठीक है ना। एशियाटिक लायन क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गिर में है? एग्जैक्टली exactly. सर, आपने जू का नाम नहीं बताया, जू का नाम भी बता देंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं हो गई हमारी। फिर आवास का भर जाना। अब जितने लाइन हो सकते थे गिर में लगभग हो चुके हैं, अब और लाइन नहीं फिट होंगे वहां पर, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। संरक्षण के क्या क्या प्रयास हैं? तो 1910 में ही जूनागढ़ के नवाब ने अपने राज्य में शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वतंत्रता के बाद भी ये प्रतिबंध जारी रहा। 60 के दशक में इसको जो है सो गिर वन को, जबकि ये हमारे पास नहीं था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, फिर भी हमने कहा कि भाई नेशनल पार्क जैसी अगर कोई चीज होगी तो ये गिर होगी और के आसपास सेंचुरी। और 1965 में गिर एरिया में, ठीक है, शेर के संरक्षण का कार्यक्रम चालू कर दिया, ठीक है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो वन विभाग ने शेरों की रेडियो कॉलरिंग की है। रेडियो कॉलर का मतलब होता है कि एक पट्टा लगा देते हैं हम लोग, या लाइन के पैर में पहना देते हैं, जिससे कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है और लाइन की लोकेशन आप बखूबी पता कर लेते हैं, ठीक है। और फिर एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 2020 में, एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। प्रोजेक्ट लायन के बारे में थोड़ा बता दूं। लक्ष्य यही है कि एशियाई लायन का जो संरक्षण चल रहा है उसको और भी मजबूत किया जाए और मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक को यहां पर ला करके और लायन को थोड़ा सा रीलोकेट भी करने की कोशिश की जाए। शेरों में जो बीमारियां वगैरह होती हैं उसके साथ हम डील करें।
और मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग ठीक करें और स्थानीय समुदायों को वन्यजीव पर्यटन से जोड़ करके आजीविका के अवसर आप प्रदान करेंगे। और अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये मैनेज होता है। और सौराष्ट्र में शेरों के 3 जीन पूल सेंटर, ठीक है, 3 जीन पूल सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। और वहां पे कमजोर जेनेटिक्स वाले शेरों को रखा जाता है और यह समझने की कोशिश की जाती है कि इनका जेनेटिक जो है वो वीकनेस क्यों है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। फिर 6 नए संभावित स्थानों को पहचाना गया है जहां पर शेरों को फिर से स्थापित किया जा सकता है, जिनमें एक मध्य प्रदेश का पूनो पालपुर है। अब पता नहीं कि चीता के आने के बाद ये कितना फिजिबल है, लेकिन पहले तो था ये कुनो पालपुर हमारा। और बाकी के जो, अरे बाकी वाले कहां गए, वो आपके पीडीएफ में है, पता नहीं यहां क्यों नहीं दिख रहा है। अब हम वर्तमान स्थिति पे आ जाते हैं। ये एक्चुअली यहां पे टेबल था जो कि आपके पीडीएफ में जो आपको मिला है वहां पे है वो, ठीक है। वर्तमान स्थिति, गुजरात में शेरों की आबादी 674 तक पहुंच गई है 2020 के हिसाब से, जो कि 2015 में 523 थी, मतलब कि 29% आबादी बढ़ी है। और शेरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो 36% है, ठीक है, बढ़ गया है। अब 36% हो गया तो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और आसपास के जंगलों में भी ये पाए जा रहे हैं। जो भी सफलता हुई है उसमें सामुदायिक भागीदारी तो है ही, थोड़ी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है और शेरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि बगैर उसके, जिस तरह से बीमारी फैली थी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की, तो बगैर उसके आप शेरों को संरक्षण नहीं दे सकते, ठीक है। आवास प्रबंधन पर बल, तो ये रहा कुल मिलाकर के शेरों के संरक्षण का मामला। एक और कर लेते हैं, वन हॉर्न राइनोसेरॉस, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसेरॉस जो होते हैं उसको हम कहते हैं इंडियन राइनोसेरॉस, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है ऐसा नहीं है, ये नेपाल में और भूटान में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि इसकी सबसे ज्यादा संख्या जो है वो इंडिया में है। अगर आपको एक थोड़ा सा अंदाजा दूं तो ऐसे आप इसको समझिएगा कि दुनिया में ये वाला जो वन हॉर्न राइनो है, जिसको हम राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस बोलते हैं, ये दुनिया में कुल मिलाकर के लगभग 5,000, ठीक है, दुनिया में कुल मिलाकर के ये 5,000 राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस है, जिसमें 3 कंट्रीज, बल्कि 4 कंट्रीज में ये राइनोसेरॉस पाए जाते हैं। तो वो 4 कंट्री हैं कौन कौन से हमारे, तो ये 4 कंट्री हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 4 कंट्रीज में पाए जाते हैं। अगर अब हम इन 4 कंट्रीज की बात कर लें और लगभग 5,000 राइनो की बात कर लें, तो 5,000 में तकरीबन 4,000 राइनो अकेला असम में पाए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, 5,000 पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और उनमें 4,000 राइनो आपको असम में देखने को मिलेंगे। ये है राइनो की स्थिति हमारे देश में। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 100 से कम राइनो थे 1910-1920 में, और 100 से कम राइनो से हमने संरक्षण करते 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 आज की डेट में इसको 4,000 प्लस की संख्या में हमने ला दिया। और इंडिया के एक स्टेट में दुनिया का 80% वन हॉर्न राइनो रहता है। लेकिन वन हॉर्न राइनो 2 तरह के होते हैं, वन हॉर्न होता है और 2 हॉर्न होता है, ठीक है। तो अगर हम राइनो की बात करें, तो ये वन हॉर्न राइनो है, ठीक है। और
ये है राइनोसेरॉस, यूनिकॉर्निस। राइनो का मतलब होता है, जैसे अगर बायोलॉजी में हम बात करें तो राइनो का मतलब होता है नोज। तो जब आपके नाक से काफी पानी गिरने लगता है तो आपको राइनाइटिस हो गया होता है, तो ये है राइनो। ठीक है, नोज को हम कहते हैं राइनो। और सिरोस का मतलब होता है सिंग। ठीक है, सिरोसिस सिंग, और एक ही सिंग है तो इसीलिए इसको हम राइनोसिरोस कहते हैं, यूनिकॉर्निस। एक राइनो पर सिरोस है, ठीक है, लेकिन एक ही है इसलिए यूनिकॉर्निस कहते हैं। क्लियर? और अगर हम यही दो हॉर्न वाले राइनो बनाएं तो ये दो हॉर्न है। दोनों हॉर्न एक बराबर नहीं होते, एक बाहर वाला थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इंडियन राइनो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम है राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस, और जिस परिवार को बिलोंग करते राइनोसिरोटिडी हैं। संरक्षण स्थिति वल्नरेबल है, मतलब कि अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर चीजें बिगड़ी तो ये इंडेंजर्ड सा हो जाएगा। ठीक है, वितरण मुख्य आवास भारत में असम में सबसे ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में थोड़ा है, उत्तर प्रदेश में है, सिक्किम में है, कुछ मेघालय में भी है। मेघालय का नाम नहीं है, नेपाल के तराई क्षेत्र में है, बाकी भूटान में भी है कुछ, और कुछ बांग्लादेश में भी है। विशेषताएं, ये नदी घास के मैदानों में, फ्लड प्लेन्स में, और ये ट्रॉपिकल सवाना में भी पाए जाते हैं। घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से ये थोड़ा बचते हैं, तो एकदम डेंस फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि राइनो मिल जाए, नहीं मिलेगा। ये थोड़ा ओपन ओपन एरिया में राइनो मिलता है। ठीक है ना? वजन ज्यादा नहीं है, 2260 किलोग्राम से लेकर के 3180 किलोग्राम के बीच में है, तो ये वजन ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इतने वजन के साथ भी ये इंसानों से तेज दौड़ सकता है। तो राइनो के सामने उत्तर प्रदेश में कहा है? दुधवा वाले एरिया में है। ठीक है, तो राइनो के सामने, खासतौर पे जब राइनो गुस्से में हो तो उसके सामने मत पड़िएगा। एक तो वो भारी है, और भारी होने के बावजूद वो आपसे तेज दौड़ेगा। ठीक है, मादा थोड़ी कम वजन की होती है, सींग एक ही होता है, 20 सेंटीमीटर से 57 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। सींग की वजह से शिकार किया जाता है, हालांकि सींग उसी चीज का बनता है जिससे कि आपके नाखून और बाल बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन से ही बना होता है। कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में ऐसा विश्वास है कि इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलता है वगैरह वगैरह, तो इसलिए सींग का स्मगलिंग होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना पहुंच करके एक सींग की कीमत कितनी हो जाती है, तो आपको लगेगा कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरा एक स्टूडेंट है, नाम लेना उचित नहीं होगा कैमरे के सामने, मेरा एक स्टूडेंट है और वो 4 साल तक काजीरंगा में काम किया है, और अभी वो काजीरंगा से वो डिब्रू साइखोवा आ गया है। तो दोनों ही हैबिटेट राइनो की वजह से जाने जाते हैं। तो उसके और मेरे बीच जो बात हुई वो बड़ा दिलचस्प है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने उसको कहा कि अच्छा एक बात बताओ, राइनो का शिकार होता है, लोग उसके सिंग को काट करके ले जाते हैं, और मतलब राइनो की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है, तो तुम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गांव वालों को थोड़े पैसे क्यों नहीं देते हो कि जो शिकारियों का गैंग है उसके बारे में तुम लोगों को खबर हो, आप लोग पुलिस को बताओ और फिर उन लोगों की धरपकड़ हो। फिर वो मुझे बताता है कि सर अगर हम
ऐसा करने की कोशिश करें, क्योंकि पहले किया गया है, तो गांव वाले हम पर हंसते हैं। तो आप सोचिए सर, हम कितने पैसे दे सकते हैं गांव के लोगों को? मैंने कहा कि अगर पक्की खबर हो 10,000, 20,000, 50,000 तक जा सकते हो। अगर कोई बहुत बड़े ऐसे पोचर की खबर मिल जाए जिससे कि वो पकड़ में आ जाए। तो उसने कहा कि सर, पोचर एक राइनो के सिंग के लिए गांव में 2 लाख रुपए खर्च। एक पोचर गांव के उन लोगों पर जो राइनो को ट्रैंकुलाइज करके और उसके सिंग को काट सकते हैं, 2 लाख से 3 लाख रुपए खर्च कर, और बोला कि उसके बाद स्टेट से बाहर निकाल करके और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे पहुंचाने के लिए अलग से 2-3 लाख रुपए का खर्च। तो बोला कि सर, बिगिनिंग टू एंड, मतलब इंडिया से चाइना बॉर्डर पहुंचते पहुंचते एक पोचर 6 लाख रुपए तक खर्च करता है। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे मैच करे? फिर मैंने कहा एक बात बताओ, तो ये 6 लाख खर्च करके वो चाइना में बेचता कितने का होगा एक सिंग? तो उसने कहा कि सर, हमारा गेस यही है कि राइनो का एक सिंग चाइना में, अगर फुली ग्रोन सिंग है, तो एक सिंग चाइना में 1 करोड़ का बिकेगा। ये सुन करके मुझे यकीन नहीं। फिर मैंने बोला कि सही सही बताओ, क्योंकि आगे हम स्टूडेंट को भी बताएंगे। ठीक है, ये 2 साल पहले की बात है। तो उसने कहा कि सर, आप मेरा लाइव सेशन करा दीजिए, मैं बोल देता हूं। बच्चे तो जानते ही हैं कि मैं कहां पोस्टेड हूं, क्या हूं, तो मैं बोल देता हूं लाइव सेशन में। और सच में उसने बोला कि राइनो का एक सिंग अगर चाइना पहुंच जाए तो वो 1 करोड़ की कीमत कमांड करता है। इस वजह से पोचर को 6 लाख 8 लाख खर्च करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। अब सोचो कैसे रोकोगे? ठीक है, सिंग काटने से राइनो की डेथ की हो जाती है? सिंग काटने से नहीं होती, सिंग काटने के लिए उसको मारते हैं। ठीक है, सिंग काटने के लिए उसको मारते हैं। समझ गए? कोई कह रहा है कि गांव के लोगों को जागरूक करना होगा। गांव के लोग पहले ही से जागरूक हैं। उनको क्या चाहिए उन्होंने तय कर लिया है। उनको कैसे आप जागरूक बनाइएगा? एक कहावत है कि आप सोए को जगा सकते हैं, जागे हुए को कैसे जगाएंगे? तो गांव के लोग जागरूक हैं, उनको पता है क्या करना है। वो जागरूक हैं, इसलिए उन्होंने पोचर से दोस्ती करके रखी हुई। ठीक है, उपाय क्या है? कुछ और नहीं पेट्रोलिंग, कुछ और नहीं सख्ती, कुछ और नहीं किसी भी, कुछ भी हो जाए इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है, वो चीज होती है। तो सिंग ऐसे तो बनता है केराटिन से, लेकिन चाइनीज लोगों को बड़ा यकीन है कि सिंग के पाउडर का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर किसी सिरप वगैरह में हो तो उससे जो ताकत मिलेगी, वायरिलिटी मिलेगी वगैरह वगैरह, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की हो। वहम का कोई लॉजिक से इलाज नहीं कर सका है, तो वो भी बात है। बहरहाल, त्वचा इसकी मोटी और ढीली होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। शरीर मजबूत और भारी, पैर छोटे होते हैं। प्रजातियां बहुत सारे हैं। अफ्रीकी प्रजातियां हैं, सफेद और काला। और एशियाई में अपना राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस है। फिर दूसरा जावा का है और तीसरा सुमात्रन है। और अगर हम IUCN में देखें तो जो अफ्रीकन है ब्लैक, वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सफेद जो है वो नियर थ्रेटन है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। एक सिंग वाला जो अपना है उसकी भी संख्या आज की डेट में अच्छी खासी है, तो वो वल्नरेबल है। जावन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सुमात्रन भी क्रिटिकली। ठीक है, तो अच्छा, अभी टाइम है क्या या कोई और क्लास है? कोई और क्लास है? अच्छा, तो क्लास को अब यहीं पे छोड़ते हैं। आप लोग इस PDF को पढ़ लीजिएगा और इसके बाद इसके संरक्षण की बातचीत कल एलिफेंट भी आएगा, और एलिफेंट के साथ जो बचे हुए जो स्पीसीज डिस्कस करना है उसको भी करेंगे, और कल इसको हम लोग क्लोज करें। ठीक है, तो आज बस इतना ही, क्योंकि अब समय की कमी है, दूसरी क्लास का भी इंतजार है। तो कल मिलते हैं। गुड बाय। गुड बाय।